सिक्किम सीरीज के इस एपिसोड 1 में बात करेंगे कि सिक्किम कैसे पहुँचें, फ़्लाइट, ट्रेन, बस, टैक्सी कहाँ से और कितने रुपए में मिलेगी, जाने का सही समय क्या है, बीच में कौन से स्थान आएंगे, कुल कितना खर्चा होगा। जब खर्चे की बात हो गई है तो सावधान कर दूं कि सिक्किम यात्रा के दौरान कुछ लोग आपको लूटने का प्रयास करेंगे। उनसे कैसे बचना है, कैसे डील करनी है, सब बताएंगे। इनके अलावा ऐसी बहुत सी जानकारी शेयर करेंगे जो शायद आपने पहले ना सुनी हो या ना देखी हो। मित्रों, सिक्किम को अगर आसानी से घूमना है तो सबसे पहले सिक्किम की राजधानी गंगटोक आना होगा। वहाँ से नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ सिक्किम कहीं भी जा सकते हैं। तो चले देखते हैं कि गंगटोक कैसे पहुँचें। सबसे पहले ट्रेन की बात करते हैं, लेकिन समस्या ये है कि सिक्किम में अभी तक कोई भी ट्रेन नहीं जाती। ये भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां फ़िलहाल के लिए कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं है। ट्रेन पहुंचाने का काम चल रहा है, जिसके बारे में आगे जानेंगे। फ़िलहाल इतना समझ लीजिए कि गंगटोक जाने के लिए निकटतम पास के जो रेलवे स्टेशन है वो 2 हैं। एक है न्यू जलपाईगुड़ी, जिसे शॉर्ट में NJP बोलते हैं, और दूसरा है सिलीगुड़ी जंक्शन। यहाँ से आसानी से गंगटोक जा सकते हैं और ये दोनों स्टेशन हैं पश्चिम बंगाल में। मैं पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुँच चुका हूँ। यहाँ से ब्रह्मपुत्र मेल 15657 रात 11:40 पर चलकर सुबह 4:50 पर जलपाईगुड़ी रोड पहुँचेगी। अब आप सोचेंगे कि ये वाला स्टेशन तक यहाँ तक ट्रेन बुक क्यों की। वो इसलिए क्योंकि ये NJP से अगला वाला स्टेशन है और मुझे जो है NJP के लिए टिकट नहीं मिल रही थी। बहुत ज़्यादा टिकट वेटिंग में चल रहा था, जबकि जलपाईगुड़ी रोड की सीट खाली थी। ये मैंने इसलिए बुक की। सोचा कि एक स्टेशन पहले NJP पर उतर जाऊंगा। अगर सीट वेटिंग में दिखा रहा हो तो आप भी एक स्टेशन आगे डालकर ट्राई कर सकते हैं। दिल्ली से न्यू जलपाईगुड़ी NJP जितनी भी ट्रेनें चलती हैं, ये उनका टाइम टेबल है। इसमें पूरी जानकारी है कि कौन सी ट्रेन किस टाइम चलेगी, कितना समय लेगी, कब पहुंचेगी, किराया कितना है, सब कुछ दिया हुआ है। आराम से वीडियो रोककर देख लीजिए। इनके किराए और समय में कभी भी बदलाव हो सकता है, इसलिए आने से पहले ऑनलाइन चेक कर लीजिएगा। नंबर 3 पर रेड कलर से जो महानंदा एक्सप्रेस है, केवल यही ट्रेन सिलीगुड़ी जंक्शन पर रुकती है, बाकी सब NJP के लिए हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि NJP के मुकाबले अगर आप सिलीगुड़ी उतरोगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। वैसे ये कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है, दोनों में मात्र 6 किलोमीटर का अंतर है। फिर भी आगे बताएंगे कि मैंने सिलीगुड़ी क्यों कहा। ये है पुरानी दिल्ली के प्लेटफॉर्म 16 पर खड़ी ब्रह्मपुत्र मेल, जो असम में कामाख्या तक जाती है। तो अगर कामाख्या मंदिर के दर्शन करने हो किसी को, तो वो दिल्ली से डायरेक्ट भी पहुंच सकते हैं। नंबर 14 की ट्रेन त्रिपुरा राज्य की राजधानी अगरतला के लिए है। नॉर्थ ईस्ट के जो 7 राज्य हैं, 7 सिस्टर्स, मेरा वहां घूमने का बड़ा मन है। कभी समय मिला तो ज़रूर जाने की कोशिश करूंगा। सिक्किम 7 सिस्टर्स में नहीं आता, लेकिन सिक्किम को इन 7 बहनों का भाई कह सकते हैं। शेष भारत से इसी के द्वारा नॉर्थ ईस्ट के राज्य कनेक्ट होते हैं। कहने को ऐसे भी कह सकते हैं कि सिक्किम रूपी भाई 7 बहनों को एक साथ जोड़कर रखता है, मतलब उनकी रक्षा करता है। ये रक्षा कैसे हो रही है, इसके बारे में आगे विस्तार से जानने को मिलेगा। अगर मैं स्टेशन पर खड़ा खड़ा ज्ञान देता रहा तो ट्रेन हमें टाटा बाय बाय करते हुए निकल जाएगी, इसलिए अब ट्रेन के अंदर चलते हैं। ये AC 3 टियर की सीट है, जिसका किराया 1760 रुपये है। थोड़ा महंगा है। कम बजट के लिए आप 630 रुपये में स्लीपर सीट ले सकते हैं। मुझे साइड अपर की सीट सबसे ज़्यादा पसंद है। आराम से ऊपर एक कोने में पड़े रहो। मैंने AC कोच इसलिए ज़रूरत नहीं है, ट्रेन में पहले से ही सीट पर रखा हुआ मिलेगा। ट्रेन मंजिल की ओर बढ़ चुकी है, जो दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल में प्रवेश करके असम तक जाती है। पुरानी दिल्ली से कामाख्या तक ये ट्रेन बीच के 41 रेलवे स्टेशनों से होकर गुजरती है। NJP के लिए हमें
28 यानी कि 28वें स्टेशन पर उतरना होगा। दिन निकल चुका है। ट्रेन को ऐसे मुड़ते हुए देखना बड़ा अच्छा लगता है, जैसे कोई बड़ा सा सांप चल रहा हो। जाने को तो आप फ्लाइट से भी उड़कर जा सकते हैं, लेकिन जो मज़ा ट्रेन के सफ़र में है उतना मज़ा मुझे हवाई जहाज़ में नहीं आता। चलो, जब हवाई जहाज़ एयरप्लेन की बात हो ही गई है तो बता दूं कि सिक्किम में सिर्फ एक एयरपोर्ट है, उसका नाम है पैक्योंग, जो कि गंगटोक MG रोड से 27 किलोमीटर दूर है। दिल्ली या पश्चिम बंगाल से पैक्योंग के बीच दिन में सिर्फ एक फ़्लाइट उड़ती है। ये मौसम पर डिपेंड है, अगर वेदर ख़राब रहा तो वो कैंसिल भी हो जाती है। क्योंकि एक ही फ़्लाइट है इसलिए ये जल्दी बुक हो जाएगी। लेकिन फ़िलहाल वेबसाइट पर सिक्किम के लिए कोई भी फ़्लाइट नहीं दिखा रहा। मैंने डेट चेंज करके भी देख लिया, पर कोई भी यहाँ पर अभी शो नहीं हो रही है। इसलिए हवाई जहाज़ के लिए हम दूसरे ऑप्शन को देखते हैं, जो है पश्चिम बंगाल का बागडोगरा एयरपोर्ट। ये NJP स्टेशन से 20 और सिलीगुड़ी से 14 किलोमीटर दूर है। दिल्ली से बागडोगरा तक डायरेक्ट फ़्लाइट उड़ती हैं, जिनका किराया 5 से 6 हज़ार रुपये के बीच रहता है। अगर आपके पास समय कम है तो हवाई जहाज़ से आ सकते हैं, वरना ट्रेन बेस्ट है। तो चलिए ट्रेन पर वापस लौटते हैं। क्योंकि ट्रेन का सफ़र 28 घंटे से ज़्यादा का होने वाला है, तो भैया खाना पीना सब यहीं करना होगा। मुझे भूख लग रही थी, पर पता नहीं ये बात माधुरी दीक्षित को कैसे पता चली। उन्होंने थोड़ी देर बाद ही मेरे लिए खाना भिजवाया और साथ में आम का अचार भी दिया, अचार खाने को। ऐसे ही बीच बीच में खाना आता रहा, लेकिन एक छोटी सी शिकायत है, वो ये कि इस खाने में ज़्यादा टेस्ट नहीं है। पर करता भी क्या, भूख लग रही थी तो खा लिया। इस ट्रेन जर्नी में 28 स्टेशन है, उनमें से मैं कुछ बता देता हूँ। जैसे यूपी का अलीगढ़, कानपुर और प्रयागराज। जी हाँ, ये ट्रेन प्रयागराज के महाकुंभ से होकर गुजरती है। मतलब अभी जो फ़िलहाल महाकुंभ चल रहा है प्रयागराज में। इसके बाद मिर्ज़ापुर आएगा और फिर ये ट्रेन बिहार में एंटर करेगी, जहाँ बक्सर, पटना, मालदा, किशनगंज होते हुए पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन पहुँचती है। सब ट्रेनों में सबसे कम समय राजधानी लेती है 20 घंटे, और सबसे ज़्यादा समय लगता है अवध असम में 33 घंटे 33 आवर्स। अब हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है प्रयागराज जंक्शन पर। दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ, महाकुंभ जरूर होकर आएँ। प्रयागराज स्टेशन से थोड़ा आगे यमुना नदी पर ये ओल्ड यमुना ब्रिज या कहें कि नैनी ब्रिज बना है, पुराना वाला, जो कि 2 डेक वाला पुल है। इसके ऊपर ट्रेन चलती है और नीचे 2 पहिया या 4 पहिया वाहन। पुल के नीचे यमुना नदी प्रवाहित हो रही है, जहां नाव की सवारी कर सकते हैं। तो सब पुल के ऊपर नीचे ही है, सब तरह के वाहन। इस पुल को 1865 में खोला गया था, जो अब 160 साल पुराना हो चुका है, लेकिन अभी भी इस पर से करीब 200 ट्रेनें गुजरती हैं। अब मैं पहुंच चुका हूं न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पर। यहां ट्रेन के आने का समय सुबह 3:35 पर था, लेकिन ये पहुंची 9:20 पर, करीब 6 घंटा देरी से। इस तरह मैंने दिल्ली से यहां तक ट्रेन में बिताए लगभग 34 घंटे। ये मेरी अब तक की सबसे लंबी ट्रेन यात्रा है। फूड ट्रैक का बोर्ड देखकर मुझे याद आया कि पहले पेट पूजा, बाद में काम दूजा। तो मैं फटाक से अंदर गया, एक थाली लगवाई जिसमें रसगुल्ला भी था। रसगुल्ला। ये IRCTC की कैंटीन है। खाना खाने के बाद इतनी एनर्जी आ गई कि मैं रेलवे ब्रिज पर चढ़ गया। इसी से हम बाहर निकलेंगे। पुल से नीचे आकर देखा तो 3 भाषाओं में नाम लिखा था। बीच वाली लैंग्वेज पढ़कर लगा कि हाँ, मैं ठीक जगह पर पहुंच गया, और घर फ़ोन करके अपने कुशल मंगल होने की जानकारी दी। NJP रेलवे स्टेशन के बाहर टैक्सी स्टैंड है, यहाँ से खींचातानी शुरू होगी। टैक्सी वाले आपके पास आते रहेंगे कि हमारी गाड़ी में चलो। एक कार चालक ने तो ज़बरदस्ती मेरा बैग लेकर
अपनी गाड़ी के ऊपर रख दिया और बोला कि चलो बैठो। मैंने देखा तो उनकी कार पर दार्जिलिंग लिखा था कि ये दार्जिलिंग जाएगी कार। तो मैंने उनसे बोला कि भाई साहब मुझे गंगटोक जाना है, दार्जिलिंग नहीं। तब उन्होंने मेरा बैग उतारा। यहाँ पूछताछ के लिए वेस्ट बंगाल का टूरिस्ट डिपार्टमेंट बना है। सोचा कि वहाँ से थोड़ी जानकारी ले लेता हूँ, लेकिन वो बुकिंग करने में व्यस्त थे, कुछ जवाब नहीं दिया। तो भैया मैं ऐसे ही खड़ा देखता रहा कि कौन सी टैक्सी कब जाएगी। मित्रों, आप ऐसी ट्रेन पकड़िए जो सुबह जल्दी एनजेपी पहुंच जाए, ताकि फिर समय से गंगटोक के लिए निकल सकें। मैंने सुबह जल्दी आने वाली ट्रेन ली थी जो 6 घंटा देरी से पधारी। उसमें तो मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने तो अपने हिसाब से सही टाइम के लिए ट्रेन बुक की थी। अगर आप एनजेपी रात में पहुंचते हैं या फिर वापस आते समय दिन ढल जाता है, रात हो जाती है और यहाँ रुकना चाहते हैं, तो रेलवे स्टेशन के दूसरी साइड पर कई होटल और लॉज बनी हुई हैं जहाँ सस्ते में कमरा मिल जाता है। चाहे तो यहाँ रुककर भी अगली सुबह गंगटोक जा सकते हैं। स्मृति के रूप में, मतलब याद के तौर पर, स्टेशन के पास पुरानी टॉय ट्रेन का इंजन खड़ा किया हुआ है। छोटी टॉय ट्रेन एनजेपी से दार्जिलिंग तक आती जाती हैं, जिसके बारे में हमने एक वीडियो में कंप्लीट डिटेल के साथ बात की है। एनजेपी से गंगटोक 118 किलोमीटर है, जिसके लिए मुझे 400 रुपये प्रति व्यक्ति में शेयरिंग टैक्सी मिली। ये गाड़ियाँ आमतौर पर टाटा सूमो या बोलेरो होती हैं। सुबह के 10:30 बजे हैं। गंगटोक तक गूगल मैप में 4 घंटे से हो रहे हैं, लेकिन हमें लगे 7 घंटे। अगर आप बस से जाना चाहते हैं तो यहाँ से बस नहीं मिलती। इसके लिए एनजेपी से 6 किलोमीटर दूर सिलीगुड़ी जाना होगा। ऑटो वाले 50 रुपये लेते हैं। एनजेपी और सिलीगुड़ी में कंफ्यूज मत होइएगा। अगर मैं आसान भाषा में बोलूँ तो जलपाईगुड़ी एक ज़िला है, एक डिस्ट्रिक्ट है जलपाईगुड़ी। सिलीगुड़ी शहर इसी ज़िले में आता है और फिर सिलीगुड़ी शहर में ही है न्यू जलपाईगुड़ी। यानी कि जलपाईगुड़ी एक डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर है सिलीगुड़ी और सिलीगुड़ी के अंदर है न्यू जलपाईगुड़ी। ठीक है ना। मैंने पहले सिलीगुड़ी जंक्शन पर उतरने की बात इसलिए कही थी क्योंकि सिलीगुड़ी जंक्शन के बाहर कुछ दूरी पर सिक्किम सरकार का बस अड्डा है, जिसका नाम SNT सिक्किम नेशनलाइज्ड ट्रांसपोर्ट है। इसकी ऑनलाइन बुकिंग रेड बस और बाकी वेबसाइट से हो जाती है। ये बसें छोटी हैं, जैसे कि सो हो रहा है कि SNT से गंगटोक तक 8 बसें चलती हैं। इन सब में नॉन AC का किराया 275 रुपये है, जो पहले 190 रुपये हुआ करता था। इसमें 2+2 यानी दोनों तरफ 2-2 सीटें हैं। ये इन बसों के फ़ोटो हैं। एक AC बस को छोड़कर सभी AC बसों में 2+1 सीट की व्यवस्था है। इसका किराया 500 रुपये प्रति व्यक्ति है, जो पहले था 350 रुपये, यानी कि रेट अब बढ़ चुके हैं। AC बसें इस तरह की हैं। सिलीगुड़ी से गंगटोक के अरिथांग बस स्टॉप तक पहुंचने में 5 घंटे का समय दिखा रहा है, लेकिन इससे ज़्यादा ही लगेगा। बोर्डिंग एंड ड्रॉपिंग पॉइंट तक बीच में आने वाले स्थानों पर पहुंचने का टाइम भी लिखा है। SNT से साउथ सिक्किम, पिलिंग, रवांगला भी जा सकते हैं। ध्यान रहे कि ये बसें जल्दी बुक हो जाती हैं, तो एडवांस में ऑनलाइन बुकिंग ज़रूर करके आएँ। अगर इनका टिकट ना मिले और फिर भी बस से ही जाना हो तो वेबसाइट पर प्राइवेट कंपनियों की बसें दिखा रहा है। प्राइवेट बसें SNT के पास से तेंजिंग नोरगे बस टर्मिनस से चलती हैं, जो गंगटोक से 2.5 किलोमीटर पहले देवराली बस स्टैंड पर छोड़ती हैं। उसके बाद फिर शेयरिंग टैक्सी से गंगटोक जा सकते हैं। इनका किराया 240 रुपये है। ये सभी 2+2 नॉन AC बसें हैं, जिसमें 31 सीट्स हैं। इनका ड्रॉपिंग टाइम 4 घंटे शो हो रहा है। प्राइवेट बसें बीच में ज़्यादा रुकती हैं, तो इसलिए आप प्रेफरेंस मतलब वरीयता दें सरकारी बसों को, SNT वाली। अब मैं आपको टैक्सी और बस में अंतर बता दूं तो देखिए, बसें तो फिर भी काफ़ी जगह रुक रुक कर चलेंगी। उन्हें बीच में से कुछ सवारी उतारनी और चढ़ानी भी है, इसलिए उनमें समय लग जाता है। तो इसको देखते हुए काफ़ी सारे टूरिस्ट जो है शेयरिंग में कार कर लेते हैं।
सिलीगुड़ी से गंगटोक 117 किलोमीटर है। इस पूरे रूट में बीच में जो भी स्थान आएंगे उनके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ हमारी टैक्सी खाने के लिए आधा घंटा रुकी है। सामने रेलवे फाटक है। मुझे कार में आगे की सीट नहीं मिली थी तो मैंने अगली सीट के सामने शीशे पर अपना एक्शन कैमरा लगा दिया, जिससे रास्ते की वीडियो बनती रहे। मैं पीछे बैठे हुए रिमोट से वीडियो स्टार्ट और स्टॉप करता रहा। बीच में जब कभी गाड़ी रुकती और लगा कि बैटरी डाउन है तो कैमरे से बैटरी निकल कर बैटरी चेंज कर देता था। सच में ये रिमोट बहुत ज़्यादा काम आया, जिससे मैं सीट पर बैठे ही गोप्रो को कंट्रोल करता रहा। देख रहे हो ना भाई साहब कि आप तक डिटेल वीडियो पहुंचाने में कितनी मेहनत लगती है। खैर कोई बात नहीं, इसमें तो हमें अच्छा लगता है। मैं गाड़ी का किराया बताना भूल गया। सिलीगुड़ी से गंगटोक तक शेयरिंग टैक्सी के लगते हैं 400 रुपये, और अगर आप प्राइवेट कार से जाना चाहते हैं तो छोटी गाड़ी के 2500 रुपये से 3000 रुपये मान कर चलिए, और बड़ी गाड़ी जैसे इनोवा इनके देने होंगे करीब 3,500 से 4,000 रुपये। बागडोगरा एयरपोर्ट से गंगटोक तक भी इसी के आसपास चार्ज लगता है। किराए में सीजन के हिसाब से बदलाव होते रहते हैं। गाड़ी में बैठे एक व्यक्ति ने बताया कि पश्चिम बंगाल के कुछ शहरों में शेयर्ड टैक्सी सर्विस चलती है। इसका नाम है विज राइड, WIZZ, विज राइड। इन टैक्सियों की बुकिंग इसी ऐप से ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर हम इस ऐप को खोलकर देखें कि क्या रेट हैं पश्चिम बंगाल, मतलब यहाँ से सिलीगुड़ी से या NJP से गंगटोक के, तो इसमें इनोवा क्रिस्टा के दिखा रहा है 1331 रुपये पर पर्सन। सिलीगुड़ी जो है जलपाईगुड़ी ज़िले में है, लेकिन ये जो है दार्जिलिंग ज़िले तक भी फैला है। सिलीगुड़ी की एक बात जो आपको जाननी चाहिए वो ये है कि सिलीगुड़ी को पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार, गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया कहा जाता है। आसानी से अगर मैं बताऊं तो इसमें ये देखिए ब्लू कलर के अंदर नॉर्थ ईस्ट राज्य जैसे मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मिज़ोरम, इनको कहा जाता है 7 सिस्टर्स। इसमें आप सिक्किम को देखिए। अगर हम भारत के अन्य हिस्सों से रोड द्वारा बाई रोड नॉर्थ ईस्ट जाना चाहते हैं तो एक ही रास्ता है, वो है सिक्किम का। बाकी 3 तरफ नेपाल, भूटान और चीन है। अब आप बताइए कि हम सिक्किम कहाँ से होकर जा रहे हैं? तो हमने जो है सिलीगुड़ी से ही तो आए हैं ना। तो इस ब्लैक कलर में जो सर्कल बना है वो है सिलीगुड़ी। केवल इसी रास्ते से हम आगे चलकर सिक्किम में एंटर करेंगे और फिर सिक्किम से नॉर्थ ईस्ट के राज्यों तक पहुंचा जाएगा। इसको ही सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं, जो एक जगह पर सिर्फ 27 किलोमीटर का है। इसी से सिक्किम जुड़ा हुआ है और बाकी 7 राज्य भी सिक्किम से। इसलिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर को चिकन नेक मतलब मुर्गे की गर्दन कहते हैं, जिसे चीन तोड़ना चाहता है। यानी कि ये गर्दन अपने अंडर में कर लो तो फिर ये सभी इलाका अपना हो जाएगा, ऐसा चीन मानता है। वो कैसे? क्योंकि सिक्किम के ऊपर तिब्बत है जो चीन ने कब्जा कर रखा है। चीन का इरादा चिकन नेक को अपने कब्जे में करके सिक्किम समेत 7 राज्यों को भारत से अलग करने का है। इसलिए ये बड़ा संवेदनशील एरिया है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर की बात आगे करेंगे। सिलीगुड़ी से 21 किलोमीटर की दूरी पर सीवोक स्थान आएगा, जहाँ सेवोकेश्वरी काली मंदिर है, जिसे सेवोक काली मंदिर भी कहते हैं। ऊपर पहुँचने के लिए करीब 108 सीढ़ियाँ चढ़नी होंगी। सीवोक में होने के कारण मंदिर को ये नाम दिया गया है। काली पूजा, नवरात्रि और दुर्गा पूजा के समय यहाँ काफ़ी श्रद्धालु आते हैं। यहाँ ऊपर से कंचनजंगा चोटी भी देख सकते हैं। सेवोकेश्वरी मंदिर के पास तीस्ता नदी पर कोरोनेशन ब्रिज बना है, जो सेवोक रोडवे ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। इसके एक और दार्जिलिंग जिला है तो दूसरी तरफ कलिम्पोंग जिला। ये राष्ट्रीय राजमार्ग NH 17 का हिस्सा है, जो पहले NH 31 हुआ करता था।
इसका निर्माण 1937 में शुरू किया गया था, जिसकी आधारशिला बंगाल के उस समय के गवर्नर जॉन एंडरसन ने रखी थी। पुल का नाम 1937 में किंग जॉर्ज पंचम मतलब 5, वो नॉर्थ कोरिया वाले नहीं है, ये है जो पहले था किंग जॉर्ज 5, और रानी एलिजाबेथ के राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में इस पुल का नाम रखा गया था। राज्याभिषेक या राज तिलक को कोरोनेशन बोलते हैं, इसलिए ये नाम पड़ा कोरोनेशन ब्रिज। ये पुल 1941 में बनकर पूरा हुआ। कुल लागत उस टाइम आई थी 6 लाख रुपए। सिक्किम रेलवे ब्रिज जो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, जहाँ से सिक्किम के लिए रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा है, उसके बारे में भी आगे जानेंगे। लोकल लोग, स्थानीय लोग इसको बाघ पुल या बाघ पुल कहते हैं। अंग्रेजी में बोले तो टाइगर ब्रिज, वो इसलिए क्योंकि इसके एंट्री पर 2 शेर की मूर्तियां हैं। सिक्किम और दार्जिलिंग के बीच माल और सैन्य सप्लाई करने एवं नॉर्थ ईस्ट स्टेट को जोड़ने के लिए पुल बनाया गया था। चिकन नेक के पास होने के कारण इसकी अहमियत और बढ़ जाती है, लेकिन अब इस पुल में दरार आने से इसकी हालत ख़राब होती जा रही है, इसलिए अब इसके पास नए पुल बनाने की मांग चल रही है। सेवोक से एक रास्ता भूटान की ओर भी जाता है, जहां से 130 किलोमीटर दूर भूटान का बॉर्डर है। हम नेशनल हाईवे 10 पर चल रहे हैं, जिसका पुराना नाम था 31A। सीवोक से 7 किलोमीटर आगे काली झोरा पहुंच चुके हैं। यहां से लाटपंचर भी जा सकते हैं। इस गांव में लोक निर्माण विभाग PWD द्वारा मैनेज किया जाने वाला बंगला है, जहां पर अमिताभ बच्चन की 1981 में आई फिल्म बरसात की एक रात के कुछ दृश्यों की शूटिंग हुई थी। इस फिल्म का दूसरा नाम अनुसंधान था। काली झोरा का मतलब है काली धारा। इसका नाम पास में बहती एक छोटी सी धारा से आया है, जिसका पानी नीचे तीस्ता नदी में मिलता है। ये जंगल महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का है, जो तीस्ता और महानंदा नदियों के बीच फैला है। जंगल दार्जिलिंग वाइल्ड लाइफ डिवीजन के अंतर्गत आता है, जो 159 वर्ग किलोमीटर के एरिया में है। इसे 1959 में भारतीय बाइसन और रॉयल बंगाल टाइगर को लुप्त होने से बचाने के लिए सेंचुरी का दर्जा दिया गया था। इन जंगलों में हाथी, भौंकने वाले हिरण, जंगली सुअर, तेंदुआ, जंगली बिल्ली, लंगूर आदि देखे जा सकते हैं। काफ़ी संख्या में पक्षियों की प्रजातियां भी हैं। सीवोक से इस वाइल्ड लाइफ में जंगल सफारी होती है। अगर आपका लग रहा तो बंगाल टाइगर भी देखने को मिल सकता है। काली झोरा के पास तीस्ता नदी पर तीस्ता लो डैम फॉर हाइड्रो पावर प्लांट है, जहां 4/40 यानी कि 160 मेगावाट की बिजली बनाई जाती है, जो 2016 में चालू किया गया था। इसको नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन NHPC ने बनाया है। ये बांध 45 मीटर ऊंचा है, जो रन ऑफ द रिवर वाला डैम है। अब ये किस तरह का डैम है? तो अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो इस तकनीक में बड़े बांध बनाकर पानी को रोका नहीं जाता, या अगर पानी इकट्ठा भी करते हैं तो बहुत कम मात्रा में। इसमें बहते पानी को टरबाइन के ऊपर डालकर बिजली बनाई जाती है। कहते हैं कि इस परियोजना से पर्यावरण को बड़े डैम के मुकाबले कम नुकसान होता है। पानी जमा जब नहीं हो रहा तो आसपास के क्षेत्र भी नहीं डूबते। इस तरह इसके और भी कई फायदे हैं। सावधान करने के लिए एक्सीडेंट हुई कार को सड़क किनारे रखा गया है। लिखा है दिस कैन हैपन विद यू, यानी कि अगर आपने सड़क नियमों का पालन नहीं किया, सही से गाड़ी नहीं चलाई, तो ऐसी दुर्घटना आपके साथ भी हो सकती है। तो सेफ ड्राइव सेफ लाइफ। ये सिंगल लेन हाईवे है। कुछ स्थानों को छोड़कर गंगटोक तक सड़क ठीक बनी हुई है। सिलीगुड़ी से गंगटोक के रास्ते में तीस्ता नदी साथ चलती है। आपके साथ साथ वो नीचे दिखाई देगी। इस नदी को सिक्किम और बंगाल की लाइफ लाइन कहा जाता है, जो सिक्किम पश्चिम बंगाल से होती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करके फिर ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। इसके बाद बंगाल डेल्टा की कुछ नदियों से मिलने के बाद लास्ट में ये बंगाल की खाड़ी में जाती है।
इसकी लंबाई 414 किलोमीटर है। तीस्ता का अर्थ है त्रिस्रोत या त्रिस्रोता और इसका दूसरा नाम है तीन प्रवाह। तीस्ता नदी सिक्किम के ईस्ट हिमालय के पोहुनरी ग्लेशियर से निकलती है। फिर खांगसे ग्लेशियर, सियोलहामो झील को भी इसका उद्गम माना गया है। उसके बाद गुरुडोंगमा लेक, थांगू घाटी, युमथांग आदि जगहों से निकलने वाली नदियों का पानी भी इस नदी में मिलता है। मित्रों, मैंने जो नाम बोले हैं या आगे जो नाम आएंगे उनका मैं उच्चारण करने में अगर कोई गलती कर दूं तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। सीवोक से 18.5 किलोमीटर आगे रामबी बाज़ार आता है। ये बाज़ार मशरूम के लिए फेमस है। यहाँ इसकी करीब 30 दुकानें हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या 1000 थी। रामबी से करीब 3 किलोमीटर दूरी पर रियांग रेलवे स्टेशन पर काम चल रहा है, जो सीवोक रंगपो रेलवे लाइन का हिस्सा है। कलिम्पोंग जिले में बसे रामबी बाज़ार से थोड़ी दूर 132 मेगावाट वाला तीस्ता लो डैम थर्ड हाइड्रो पावर प्लांट बना है, जिसकी ऊंचाई 32 मीटर है। ये 2013 में चालू किया गया था, जो रन ऑफ द रिवर वाला डैम है। इसके निर्माण में 768.92 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। पूरे रास्ते पर पेट्रोल की कोई कमी नहीं होने वाली, जगह जगह पर पेट्रोल पंप बने हैं। सड़क किनारे संतरे बिक रहे हैं। NH10 के इस रूट पर ऑरेंज काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। इस वीडियो सीरीज में आगे जब हम नॉर्थ सिक्किम की ओर चलेंगे तब वहाँ संतरे के पेड़ आपको दिखाएंगे। यहाँ सड़क थोड़ी ख़राब है, जो शायद साइड में बह रही तीस्ता नदी में बाढ़ आने से टूट गई होगी। थोड़ी दूर तक सड़क ऐसे रहने वाली है। अब बाढ़ की बात हो गई है तो एक जानकारी दे दूं कि सिक्किम में 3 से 4 अक्टूबर 2023 को सामान्य से करीब 5 गुना ज़्यादा बारिश हुई थी, जिस कारण नॉर्थ सिक्किम में लिहोनक ग्लेशियर पर बादल फटने से झील टूट गई और भारी मात्रा में पानी मलबा बहकर आया। इससे चुंगथांग में तीस्ता डैम थर्ड के कुछ हिस्से टूट गए, मतलब काफ़ी हद तक वो डैम डैमेज हो चुका था। उस समय ये सिक्किम का सबसे बड़ा डैम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट वाला डैम था, इसमें 1200 मेगावाट की बिजली बनती थी। पानी का स्तर 15 से 20 फुट बढ़ गया, जिससे सिक्किम के कई इलाके और पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी जिलों में कई एरिया में बाढ़ आ गई थी। सैकड़ों गांव प्रभावित हुए और 15 पुल बह गए। NH10 पर कई जगह सड़क बुरी तरह से टूट चुकी थी। इस कारण कलिम्पोंग दार्जिलिंग रास्ते पर वाहनों की आवाजाही रोक दी गई। उस समय जब ये घटना हुई थी, बाढ़ में भारतीय सेना ने लोगों को बचाया, 26 राहत शिविर लगाए और बाकी हर संभव मदद की। इस बाढ़ में सैकड़ों लोगों की मौत हुई, 22,034 लोगों पर इसका असर पड़ा था। 2023 के बाद जुलाई 2024 में भी तीस्ता नदी का जलस्तर काफ़ी बढ़ गया था, जिससे कुछ जगहों पर कुछ स्थानों पर पानी सड़क के ऊपर बह रहा था। NH10 कुछ समय के लिए तब बंद कर दिया गया था। तब लोग गंगटोक दूसरे रास्ते से जा रहे थे। ये पूरा पहाड़ी एरिया है, बारिश कभी भी हो सकती है, खासकर मानसून के समय। जुलाई अगस्त में यहाँ आने से बचें। रामबी बाज़ार से 12 किलोमीटर आगे तीस्ता बाज़ार है, जिसको 10वां मील भी कहते हैं। ये सी लेवल से 90 मीटर की ऊंचाई पर है। तीस्ता बाज़ार के पास रंगीत और तीस्ता दोनों नदियां एक जगह पर मिलती हैं, मतलब इनका संगम होता है, जिसे त्रिवेणी के नाम से जाना जाता है। इस बाज़ार में लोकल लोगों के द्वारा हाथ से बनाई गई चीज़ें बिकती हैं, जैसे क्रोकरी, जूते, तांबे के बर्तन, चाकू, गहने और स्थानीय फूड। भारतीय सेना यहाँ आसपास के हिस्से में गश्त करती रहती है। यहाँ से एक रास्ता दार्जिलिंग भी जाता है, जो यहाँ से 34 किलोमीटर दूर है। दार्जिलिंग बहुत खूबसूरत जगह है, जहाँ पर टॉय ट्रेन चलती है। अगर आपने उसका सफ़र नहीं किया है तो फिर ज़रूर होकर आएँ, एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलेगा।
तीस्ता बाजार में ज़मीन के अंदर रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है। सीवोक से रंगपो तक रेलवे लाइन बिछाने का काम जो चल रहा है ना, ये उसी के अंडर बनेगा रेलवे स्टेशन। सामने जो टनल देख रहे हैं ये उसी का एक हिस्सा है। सिक्किम रेलवे के बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे। यहाँ ऊपर वाला रास्ता कालिम्पोंग या कलिम्पोंग जा रहा है। अगर सही उच्चारण नहीं हुआ हो तो उसके लिए सॉरी। हमें गंगटोक जाना है तो सीधा आगे बढ़ेंगे। फिर भी कलिम्पोंग की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो ये है सी लेवल से 1250 मीटर की हाइट पर बसा एक शहर। 14 फरवरी 2017 को दार्जिलिंग से अलग होकर ये ज़िला बनाया गया था। सिक्किम और कलिम्पोंग में भारत का 15% अदरक पैदा होता है। यहाँ का आर्किड और ग्लैडियोली फूल जो है विदेशों में एक्सपोर्ट किया जाता है, यानी कि यहाँ काफ़ी होता है ये। बाकी और भी कई तरह के फूलों का बाज़ार लगता है। माना जाता है कि कलिम्पोंग 1700 ईस्वी तक सिक्किम का भाग हुआ करता था, जिस पर 1706 में भूटान के राजा ने कब्जा किया था। फिर इसे अंग्रेज़ों ने हथिया लिया और 1866 में दार्जिलिंग में शामिल किया गया। लेफ़्ट साइड में वाइट रिवर राफ्टिंग ऑफिस है, यानी कि यहाँ आसपास राफ्टिंग होती है। रास्ते में कई सारी राफ्ट हैं जो कि आपको आगे भी देखने को मिलेंगी। राफ्टिंग 3 किलोमीटर से 12 किलोमीटर तक यहाँ हो रही है, मतलब होती है। अगर आपने कभी राफ्टिंग की है तो जानते होंगे कि रैपिड्स क्या होते हैं। तो यहाँ जो रैपिड्स आएंगे वो कैटेगरी 1 से 3 तक के होंगे। यहाँ राफ्टिंग की शुरुआत 1991 में की गई थी। अब हम पहुँच चुके हैं तीस्ता बाज़ार से 8 किलोमीटर आगे मेली गांव में। लेकिन उससे पहले ये मैप देखिए। इसमें तीस्ता बाज़ार से मेली जाते हुए थोड़ा आगे लेफ़्ट साइड में डॉट डॉट दिखाई दे रहे होंगे। इसका मतलब है कि इस तरफ दूसरा राज्य शुरू हो गया। वो कौन सा है? तो यहाँ देखिए, नदी के एक साइड जहाँ हम चल रहे हैं उस तरफ लिखा है वेस्ट बंगाल और दूसरी तरफ सिक्किम, यानी कि तीस्ता नदी के दोनों ओर अलग अलग राज्य हैं। आगे भी कुछ दूर तक ये ऐसे ही जारी रहेगा। अभी हम जहाँ चल रहे हैं वो है पश्चिम बंगाल का कलिम्पोंग ज़िला और नदी के उस पार साउथ सिक्किम का नामची डिस्ट्रिक्ट है। बस नदी पार करनी है, आप सिक्किम पहुँच जाएंगे। मेली नदी के इस तरफ भी है और उस तरफ भी, यानी कि ये दोनों राज्यों में है। लेकिन हम तो अभी वेस्ट बंगाल में ही चल रहे हैं ना। मेली में कई दुकानें रिवर राफ्टिंग की बुकिंग करती हैं। पूरी राफ्ट के 4500 से 5000 रुपये लगते हैं। जितने पर्सन भी होंगे उसमें से शेयर हो जाएगा। मेली से पुल पार करके 33 किलोमीटर दूर सिक्किम के नामची 4 धाम जा सकते हैं, जहां पर भारत के मुख्य 4 धाम रामेश्वरम, सोमनाथ, पुरी और बद्रीनाथ की रेप्लिका बनाई गई है। साथ ही हिमालय के 4 धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ सहित 12 ज्योतिर्लिंगों की कॉपी भी बनी है। इनके अलावा 87 फुट ऊंची शिव मूर्ति के भी दर्शन होंगे। सिक्किम सीरीज में नामची भी हम जाएंगे। मेली से 3.5 किलोमीटर आगे है किरने बाज़ार। यहाँ खाने के काफ़ी सारे ढाबे और रेस्टोरेंट हैं, जिसमें गाड़ी वाले ज़्यादातर यहाँ पर रुकते हैं। यहाँ से गंगटोक 51 किलोमीटर आगे है। थोड़ा समतल एरिया आ चुका है। तीस्ता 6 प्रोजेक्ट पावर हाउस यहाँ से 2.5 किलोमीटर लेफ़्ट साइड में है। इस डैम में 500 मेगावाट की बिजली बनाए जाने की योजना है। डैम की ऊंचाई 26.5 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है। इसको NHPC की सहायक कंपनी लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर द्वारा बनाया जा रहा है। आप शायद कंफ्यूज हो गए होंगे कि तीस्ता नदी पर बिजली के कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो यहाँ पूरी लिस्ट देख लीजिए। तीस्ता प्रोजेक्ट में 6 स्टेजों पर काम चल रहा है, जिसमें कुछ तो चालू हो चुके हैं और कुछ बन रहे हैं। सड़क किनारे पेड़ों के बीच से गुजरते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है। रोड सीधी है तो कोई दिक्कत नहीं होगी।
लेकिन जब तक रोड सीधी है तो ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। लेकिन जब गाड़ी घुमावदार रास्तों पर पहुंचती है, पहाड़ी रास्तों पर जिग जैग वाले, तो वोमिट उल्टी होने की संभावना रहती है। इसलिए अगर उल्टी से बचना चाहते हैं तो डॉक्टर की सलाह से दी हुई कोई दवा खाकर बैठ सकते हैं, या फिर कम खाना खाएं। ऐसा नहीं कि खाना पेट से ऊपर गले तक भर लें, उससे जो है आपको परेशानी होने की संभावनाएं हो सकती है। तला भुना जैसे पराठे या इस तरह की चीज़ें खाने से बचें सफ़र के दौरान। यहाँ से रंगपू 2 किलोमीटर, सिंगथम 13, पैक्योंग एयरपोर्ट 22, नामची 46, नाथुला पास 97 और गंगटोक 41 किलोमीटर है। अब हम आगे एक महत्वपूर्ण स्थान की ओर बढ़ रहे हैं जहाँ से बहुत कुछ बदल जाएगा। कुछ नियमों में चेंज होगा, वो क्या आगे देखेंगे। रंगपो काफ़ी बड़े एरिया में फैला है, ये उसका आउटर है। ये स्थान पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग और सिक्किम के पैक्योंग ज़िले में है, मतलब दोनों राज्यों में फैला है। इससे थोड़ी आगे सिक्किम आ जाएगा। यहाँ पश्चिम बंगाल की सीमा समाप्त होकर सिक्किम शुरू होता है, यानी कि रंगपो सिक्किम का प्रवेश द्वार है और वेस्ट बंगाल का एंड पॉइंट। यहाँ पुलिस चेक पोस्ट पर किसी भी वाहन को रोककर तलाशी ली जा सकती है। साथ में वोटर आईडी कार्ड जरूर रखें, यहाँ पर आधार कार्ड नहीं चलता। मतलब परमिट के लिए तो वो आधार मांगते ही नहीं, वोटर आईडी कार्ड मांगते हैं सिक्किम में कहीं घूमने के लिए। अगर आपके पास 1 लीटर की पानी की बोतल है तो उसको यहाँ से आगे ले जाने की परमिशन नहीं है, यहीं रखनी होगी। मतलब नीचे डाल दो या कहीं भी, वो स्थान बताएंगे कि जिनके पास भी 1 लीटर की पानी की बोतल है वो उनको यहाँ रख दें। केवल 2 लीटर वाटर बोतल ले जा सकते हैं। इसी तरह सिक्किम में ट्रैफिक नियम भी सख्त हैं, रूल तोड़ने पर फाइन लग सकता है। इसलिए अगर कार चला रहे हैं तो सावधानी बरतें। रंगपो से एक रास्ता 54 किलोमीटर दूर ईस्ट सिक्किम के जुलूक की ओर जाता है। जुलूक बड़ा फेमस है, जहां पहाड़ों पर घूमकर ऊपर चढ़ती हुई कुछ ऐसी जिग जैग वाली रोड दिखाई देगी। कितना खूबसूरत और ख़तरनाक लग रहा है। तो सोचो कि जब इस पर गाड़ियाँ चलती होंगी तो क्या हाल होता होगा। कमज़ोर दिल वालों की चीखें निकल जाती होंगी। जी हाँ, खतरनाक है ना, डेंजर देखने में ही। खैर, हमें अभी गंगटोक की ओर आगे बढ़ना है, जो यहाँ से 40 किलोमीटर है। रंगपो में तीस्ता और रंगपो नदियों का मिलन होता है। इनके संगम को इंद्रकील प्रयाग कहा जाता है। तीस्ता सिक्किम की सबसे बड़ी नदी और रंगपो तीसरे नंबर की नदी है। अभी भी हम NH 10 पर चल रहे हैं। भारत की आज़ादी के समय सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था। 16 मई 1975 को ये भारत के साथ मिला और 22वां राज्य बन गया। रंगपो के पास रंगपो नदी पर 1123 मीटर लंबा अटल सेतु पुल है, यानी कि 1 किलोमीटर से ज़्यादा लंबाई वाला, जो सिक्किम का सबसे लंबा सड़क पुल है। इसका नाम भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया है, जिसका निर्माण 20 नवंबर 2017 को शुरू हुआ था और उद्घाटन 4 नवंबर 2022 को माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने किया था। अटल सेतु को रंगपो IBM पुल के नाम से भी जाना जाता है। 2 लेन वाला ये पुल 56 करोड़ में बनकर रेडी हुआ था। ये पुल पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग और सिक्किम के रंगपो जिलों को जोड़ता है। रंगपो में माइनिंग क्रिकेट स्टेडियम भी देख सकते हैं। ये अभी तक सिक्किम का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। 2022 में यहाँ 3 रणजी ट्रॉफी मैच, 2 कूच बिहारी ट्रॉफी मैच और 3 CK नायडू ट्रॉफी मैच खेले गए थे। 2024-25 में 12 अक्टूबर से रणजी ट्रॉफी भी हुई है, जो सिक्किम और मिजोरम क्रिकेट एसोसिएशन के बीच खेली गई। रंगपो काफ़ी बड़ा शहर है, जिसमें कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। अब हम वो जानकारी देंगे जिसे सुनकर आपको खुशी होगी। वो ये कि सिक्किम को रेल नेटवर्क से जोड़ने का काम चल रहा है। अभी के लिए ट्रेन सिलीगुड़ी से सीवोक रेलवे स्टेशन होते हुए गुवाहाटी जाती है।
इसका मतलब सीवोक में स्टेशन पहले से बना हुआ है। अब आगे सीवोक से रंगपो तक रेलवे लाइन बिछाई जा रही है। ये कुल 44.96 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन होने वाली है। इस रेलवे लाइन में 5 स्टेशन होंगे, सीवोक, रियांग, तीस्ता बाजार, मेली और रंगपो। अगस्त 2025 में इसके पूरा होने की बात कही जा रही है, पर पिछला रिकॉर्ड देखते हुए कह सकते हैं कि इसमें अभी और देरी होगी, क्योंकि इसकी आधारशिला अक्टूबर 2009 में रखी गई थी। तब रंगपो तक 2021 में ट्रेन पहुंचाने का लक्ष्य था, लेकिन 2021 तक सिर्फ 30% कार्य ही पूरा हुआ। इसके बाद बताया गया कि 2023 के अंत तक रेल लाइन चलने लगेगी। 2025 आ चुका है, पर लगता नहीं कि इस वर्ष भी ट्रेन आपको सिक्किम में प्रवेश करते हुए दिखेगी। इसकी उम्मीद कम ही है। 2025 में तो बहुत ही कम लग रही है। चल जाए तो अच्छा है, मुझे बहुत खुशी होगी, मुझे क्या सब बल्ले बल्ले हो जाए सबकी। लेकिन 2026 तक भी इसकी उम्मीद कम ही लग रही है। सिक्किम रेलवे का काम 3 फेज़ में होगा। पहले फेज़ में सीवोक से रंगपो, दूसरे में इसको गंगटोक तक बढ़ाया जाएगा और तीसरे फेज़ में नाथुला पास तक ट्रेन पहुंचाने का प्लान है। 45 किलोमीटर पर जो फिलहाल काम चल रहा है उसमें 14 सुरंगें हैं, जिनकी कुल लंबाई 38.62 किलोमीटर होगी। करीब 36 किलोमीटर सुरंग खुदाई का काम पूरा हो चुका है और सुरंग के अंदर 16 किलोमीटर तक रेल पटरियां भी बिछा दी गई हैं। ये अगस्त 2024 तक का अपडेट है। ब्रिज को देखें तो इसमें 13 बड़े और 9 छोटे पुल होने वाले हैं। अब सुनिए एक और मज़े की बात, कुल ट्रैक में से ट्रेन 86% सुरंगों से और 5% पुल के ऊपर से होकर गुजरेगी। बाकी बचा 9% खुले आसमान के नीचे होगा। यानी कि इस 45 किलोमीटर के हिस्से में 91% हिस्सा सुरंगों और पुलों का है। ट्रेन कभी टनल से बाहर निकलेगी तो कभी ब्रिज पर चढ़ेगी, यानी कि सुरंग से निकलते ही पुल आ जाएगा। ये कोई टॉय ट्रेन नहीं होने वाली, ये ब्रॉड गेज यानी कि बड़ी वाली ट्रेनें हैं, जैसे अपने यहाँ नॉर्मल चलती हैं वैसी। सोचो ऐसी खूबसूरत वादियों के बीच से गुजरती हुई ट्रेन के सफ़र में बैठने में कितना ज़्यादा मज़ा आएगा। मुझे बड़ी बेसब्री से उस पल का इंतज़ार है जब ये ट्रेन शुरू होगी। ऐसे ही मुझे अच्छा लगेगा जब 4 धाम के लिए रेलवे प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जो वहाँ पर भी जो है पहाड़ और रास्ते ऐसे हैं जहाँ पर ट्रेन बनाना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ ट्रेन का काम चल रहा है। और जब पूरा हो जाएगा तो भाई क्या कहने, गजब खूबसूरती देखने को मिलेगी। इस रूट पर सबसे लंबी टनल T10 है, जो 5.3 किलोमीटर लंबी होगी और सबसे छोटी 538 मीटर की है। टनल तो बता दी, अब ब्रिज का हाल देख लेते हैं। सबसे लंबा पुल नंबर 17 है, जो 85 मीटर ऊंचा और 425 मीटर लंबा होगा। एक खास बात और कि इस लाइन पर तीस्ता बाजार एक रेलवे स्टेशन होगा जो ज़मीन के अंदर बनेगा। रेलवे ट्रैक को 110 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से तैयार किया गया है। इसका निर्माण इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल लिमिटेड इरकॉन द्वारा किया जा रहा है। 2008 में रेलवे लाइन को 53 किलोमीटर लंबा बनाया जाना था, बाद में 45 किलोमीटर की योजना बनी। इनमें से मात्र 3.5 किलोमीटर ट्रेन जो है सिक्किम के रंगपो में जाएगी, बाकी पश्चिम बंगाल में रहेगी, जिसको फेज़ 2 में रंगपो से गंगटोक तक बढ़ाने की भी योजना है। इस रेलवे लाइन को बनाने में बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा चैलेंज है, क्योंकि ट्रैक का निर्माण कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला और तीस्ता नदी घाटी की तलहटी में हो रहा है। हिमालय का जियोलॉजिकल और भूकंप क्षेत्र होने के कारण ट्रैक बिछाने, पुल बनाने और सुरंगों में जो है काफ़ी समस्याएं आ रही हैं। सुरंग के लिए न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मशीन का यूज़ किया जा रहा है। सैल्यूट है उन सभी को जो इस निर्माण कार्य में लगे हुए हैं। इस रेलवे लाइन के लिए 2008 में 1340 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान था, जो अब बढ़कर हो चुका है 12,472 करोड़ रुपए। सोचिए कि क्या से क्या हो गया, कीमत कितनी ज़्यादा बढ़ गई। अगर उस समय बन जाता पहले ही तो कितना अच्छा होता, कितने रुपए बच जाते, बहुत ज़्यादा। सीवोक रंगपो रेलवे लाइन बनाने की आधारशिला 30 अक्टूबर 2009 को रखी गई थी। 7 मई 2010 को
इरकॉन कंपनी को बनाने के लिए दिया गया। ये प्रोजेक्ट 6 मई 2014 तक पूरा होना था, लेकिन अब तक नहीं हो पाया। इसके कई कारण थे, उनमें से एक राजनीतिक कारण भी था, जिसे पश्चिम बंगाल सरकार ने बहुत लंबे समय तक अटकाए रखा। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे NFR ने जो है वेस्ट बंगाल सरकार के पास जुलाई 2010 में वन भूमि डायवर्जन के लिए अप्लाई किया था, जिसे सरकार ने करीब 9 वर्षों तक रोक कर रखा। जून 2019 में परमिशन दी गई। थोड़ा और विस्तार से जानते हैं। सीवोक और उसके आगे महानंदा वन्यजीव सेंचुरी का एरिया है, जहां जंगलों में हाथियों समेत कई अन्य जानवर और पक्षी भी रहते हैं, जिससे पर्यावरण मंत्रालय की अंतिम मंजूरी नहीं मिल पा रही थी। रेलवे ने फरवरी 2013 में कहा कि जो हिस्सा महानंदा जंगल में हाथियों का है, हम उतने एरिया में रेलवे लाइन के पास हाथी सेंसर लगा देंगे और वहां से केवल 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ट्रेन गुजारेंगे, जिससे अगर कोई हाथी ट्रैक पर आ भी जाए तो ट्रेन रोकी जा सके। जून 2015 में इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने परमिशन दे दी, जिस पर सुनवाई करते हुए फरवरी 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने भी रास्ता क्लियर कर दिया, लेकिन कहा कि वन्य जीव बोर्ड के दिशा निर्देश मानकर ही कार्य किया जाए, जैसे लिमिटेड स्पीड, वायरलेस एनिमल ट्रैकिंग सेंसर आदि को ऐड करना। कुछ समस्या जमीन ग्रहण की भी थी, जिसे राज्य सरकार सही ढंग से मैनेज नहीं कर पा रही थी, जिस कारण देरी होती रही। अपने देश में कुछ अच्छा काम होने वाला हो तो वो राजनीतिक और कानूनी कोर्ट कचहरी के दाव में जो है फंसकर लेट हो जाता है, वरना 2010 में शुरू हुआ इस रेलवे लाइन का काम 2014 में ही पूरा हो गया होता। खैर, आप और हम लोग कर भी क्या सकते हैं सिवाय इंतज़ार के। थोड़ी दूर आगे रानी खोला नाम का कस्बा है। मजीतार से 7 किलोमीटर की दूरी पर सिंगताम नाम की जगह आएगी। सिंगताम जो है तीस्ता और रानी खोला 2 नदियों के तट पर बसा है। अब जो है हम सिक्किम घूमने के लिए सही समय की बात कर लेते हैं कि हमें यहाँ कब आना चाहिए। तो देखिए, सिक्किम पूरे साल खुला रहता है, आप कभी भी आ सकते हैं। लेकिन अगर आपको स्नोफॉल पसंद है तो दिसंबर से फरवरी तक आइए, लेकिन इस दौरान बर्फ़बारी से नॉर्थ सिक्किम के कुछ एरिया बंद हो सकते हैं। अगला महीना मार्च का है, जिसमें ठंड कम होने लगती है। इससे आगे के महीनों को देखें तो अगर आप अपने गांव या शहर की जलती चुभती गर्मियों से परेशान हैं तो अप्रैल से जून तक आ सकते हैं। जून के बाद जो है जुलाई अगस्त मानसून का सीज़न होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो लैंडस्लाइड का खतरा बना रहता है। मानसून के बाद सितंबर से नवंबर का मौसम ठीक रहता है। मैंने सब महीने बता दिए, अब आपके ऊपर है कि कब आना है। यार जब भी ठीक लगे यार तब आ जाओ। मित्रों, अभी मेरा मन नहीं भरा, मुझे ट्रेन के बारे में थोड़ी और बात करनी है कि सिक्किम के लिए ट्रेन कितनी ज़्यादा ज़रूरी है और इससे देश को क्या फ़ायदा होगा। तो सुनिए भाई साहब कि जब इस ट्रेन के तीनों फेज़ पूरे हो जाएंगे, जब हम दिल्ली से NJP होते हुए सिक्किम के गंगटोक और फिर नाथुला पास तक पहुंच जाएंगे ट्रेन द्वारा, तब भारत की सुरक्षा और पर्यटन की दृष्टि से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आसानी से समझने के लिए बता दूं कि सिक्किम के नॉर्थ ईस्ट में चीन द्वारा कब्जाया गया तिब्बत है, ईस्ट में भूटान और वेस्ट में नेपाल। केवल साउथ से ये पश्चिम बंगाल से कनेक्ट है। इस तरह सिक्किम 3 तरफ से 3 देशों से घिरा है। इनमें से पड़ोसी पर बुरी नज़र डालने वाला केवल एक ही देश है, वो है कोरोना वायरस, मतलब चाइना। वो ताक झांक करता रहता है। कुछ पड़ोसियों की दूसरों के घरों में झांकने की आदत होती है ना, कि पास वाले घर में क्या बना है, क्या चल रहा है, उसको जानने की इच्छा होती है कि भाई चाइना चुगलखोर है तो चाइना को पता होना चाहिए। मित्रों, युद्ध के दौरान सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ों में से एक है कनेक्टिविटी। सैनिकों तक ज़्यादातर हथियार और बाकी चीज़ें सड़क मार्ग से ही जाती हैं। इसलिए कहा जाता है कि जिस देश ने बॉर्डर तक प्रॉपर सड़कें बना ली, वहाँ कनेक्टिविटी पहुँचा दी, आवागमन आसान कर दिया, उस देश को जो है वॉर में अगर कभी होती है तो फ़ायदा मिलता है, लड़ाई में, युद्ध में।
तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर से मात्र 30 किलोमीटर दूर भूटान का डोकलाम है। डोकलाम की सीमा चीन से लगती है। चीन सड़क बनाकर डोकलाम के नज़दीक तक पहुंचना चाहता है ताकि युद्ध के समय कनेक्टिविटी बनी रहे और सैनिकों तक मदद एवं अन्य हथियार वगैरह पहुंचाए जा सकें। इसलिए चीन 4 जून 2017 को डोकलाम सेक्टर के एक इलाके में सड़क बना रहा था, जिससे वो डोकलाम के पास तक पहुंचकर भारत पर निगाह रख सके और मौका मिलने पर युद्ध करके भारत की चिकन नेक कहे जाने वाले सिलीगुड़ी कॉरिडोर को काटकर 8 राज्यों को भारत से अलग कर दे। भूटान तो बेचारा चीन का सामना नहीं कर सकता, वो इतना ज़्यादा धनवान नहीं है, मतलब एक तरह से गरीब देश कह सकते हैं। वो भारत से कहता है कि हमारी मदद करो वरना चीन हमें कब्जा लेगा। तो भूटान की रक्षा भारत करता है। भारत ने कहा कि चीनियों यहाँ सड़क मत बनाओ, ये तुम्हारा एरिया नहीं है। चीन ने कहा कि हम तो बनाएंगे। भारत बोला कि बना के दिखा, हम भी यहीं खड़े हैं। इंडिया बोला कि अब हिंदी चीनी भाई भाई कहने से काम नहीं चलेगा। चीन डर गया और वहाँ से पीछे हटकर वापस चला गया, क्योंकि उसे पता था कि ये 1962 वाला भारत नहीं है। इस तरह सिलीगुड़ी कॉरिडोर का महत्व बहुत ज़्यादा है और सिक्किम के नाथुला दर्रा के पार तो चाइना बैठा ही है। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि घबराने वाली कोई बात नहीं है। अपनी वीर सेना देश की सीमाओं की रक्षा बहुत अच्छी तरीके से कर रही है, हमें उन पर गर्व है। जय हिंद। हमारी एंट्री हो चुकी है सिंगताम से 15.5 किलोमीटर आगे रानी पुल स्थान पर, जो कि रानी खोला नदी किनारे बसा है और यहाँ से गंगटोक 11 किलोमीटर रह जाता है। इस मैप में देखिए, रानी पुल में 2 राष्ट्रीय राजमार्ग NH10 और NH 717A दोनों मिल रहे हैं। रानी पुल का नाम उस पुल के नाम पर रखा गया है जो राष्ट्रीय राजमार्ग को गंगटोक से कनेक्ट करता है। रानी पुल के आसपास दवा फैक्ट्रियां हैं जैसे सन फार्मा, मैकलियोट्स फार्मास्यूटिकल्स, ग्लेनमार्क आदि। अगर आपको गंगटोक से सिक्किम के ईस्ट, वेस्ट और साउथ ज़िले में जाना है तो रानी पुल से होकर गुजरना होगा। केवल नॉर्थ सिक्किम जाने वाले रानी पुल की तरफ नहीं आते। मित्रों, वीडियो में पीछे तीस्ता रिवर के बारे में कुछ बातें छूट गई थी, उसको यहाँ पर पूरा कर लेते हैं। तीस्ता का 300 किलोमीटर से ज़्यादा का हिस्सा भारत में है और 109 किलोमीटर बांग्लादेश में। इस तरह ये दोनों देशों की महत्वपूर्ण नदी है, जिससे दोनों के बीच जल के बंटवारे को लेकर अक्सर विवाद होता रहता है। 1983 में एक जल संधि हुई थी जिसमें 39% पानी भारत को और 36% पानी बांग्लादेश को मिलना था। बाकी पानी अनडिवाइडेड था, लेकिन बांग्लादेश इससे ज़्यादा पानी चाहता था। अब सोचिए कि जब बांग्लादेश के मुकाबले भारत में तीस्ता नदी करीब 3 गुना ज़्यादा एरिया में बह रही है, तो फिर बांग्लादेश को भारत से ज़्यादा पानी कैसे मिल सकता है। शेख हसीना के समय लगभग सभी मुद्दों पर ठीक ठाक काम चल रहा था, वो भारत का सपोर्ट करती थी। लेकिन अब मोहम्मद यूनुस के अंडर देख लीजिए बांग्लादेश का क्या हाल हो रखा है। वहाँ अल्पसंख्यकों पर कितना ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, उनको मारा जा रहा है। जो इस तरह का उपद्रव कर रहे हैं, लोगों को मार काट रहे हैं, वो बांग्लादेशी शायद ये भूल गए कि 1971 में भारत ने उसके लिए क्या किया था। पाकिस्तान के जुल्मों से बचाने के लिए भारत ने बांग्लादेश को अलग कंट्री बनाने में सहायता की थी। मतलब भारत बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान से लड़ा था, लेकिन वो इतनी जल्दी कैसे भूल गया। बांग्लादेश की सरकार भारत से लगातार अपनी दुश्मनी बढ़ाती जा रही है और भारत के कई इलाकों पर कब्जा करने की धमकी भी दे चुकी है। इस पर हंसी आती है। अब उन्हें कौन समझाए कि पोते दादाजी से पंगा नहीं लिया करते। इसमें भारत का कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन बांग्लादेश का बहुत कुछ इधर उधर हो जाएगा। मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान होगा भारत से पंगा लेने में बांग्लादेश को। और भारत को युद्ध भी नहीं करना पड़ा। ऐसे नहीं कि कोई लड़ाई झगड़ा हो, युद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। भारत के पास व्यापार है जो बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा होता है। तो भारत के पास ऐसी कई चीज़ें हैं, या रोक दे तो बांग्लादेश की हालत ख़राब हो सकती है। लेकिन भारत भारत है, वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व अपना है, ऐसी मान्यता है।
तो जब तक चल रहा है। अगर मोहम्मद यूनुस के अंडर बांग्लादेश ज़्यादा हाथ पैर फेंकेगा तो फिर भैया भारत को भी कुछ करना पड़ेगा। अपना प्यारा भारत सब याद रखता है। रूस ने 1971 में भारत की मदद की थी, जो हमें अभी तक याद है, जिसका हम भारतवासी धन्यवाद करते हैं। तभी तो अमेरिका की तमाम चेतावनियों और धमकियों के बाद भी भारत ने रूस से अभी भी अच्छे संबंध बनाए हुए हैं। और दूसरी तरफ बांग्लादेश है, जो भारत की सहायता से ही देश बना है, लेकिन फ़िलहाल के लिए वो गजनी हो रखा है, सब भूल गया, अलग ही ऐंठ में है। जैसे नई नई जवानी आती है ना किसी पे कि हट जा बच जा, कुछ इस तरह से बांग्लादेश बिहेव कर रहा है। वो है ना यूनुस, क्या नाम है उसका, जो प्रधानमंत्री भी नहीं है, राष्ट्रपति भी नहीं है, लेकिन चला रहा है देश बस। अब अमेरिका को बांग्लादेश में डेमोक्रेसी नज़र नहीं आएगी, क्योंकि उसी की सहायता से तो ये सब कुछ हुआ है। मोहम्मद यूनुस जो पहले थे ना बाइडन चाचा, उन्हीं की हेल्प से ये बैठे थे यूनुस। तो भैया अमेरिका का जो है हमेशा ऐसे रहता है, जो देश उसको पसंद है तो वहाँ सब अच्छा है, पूरा लोकतंत्र है। और जो उसको पसंद नहीं है, मतलब जो उसको कहना नहीं मानता और अपनी पॉलिसी खुद बनाता है, तो उसी के खिलाफ, उसी देश के खिलाफ तख्ता पलटने के लिए वो कुछ ना कुछ चलता रहता है। और एक ना एक दिन वो सफल हो ही जाता है, जैसे बांग्लादेश में हो गया। उसके बाद कई कंट्री हैं इस तरह की, वो फ़िलहाल लंबी चर्चा हो जाएगी, बाद में बात करेंगे। लेकिन भारत में वो इतने हाथ पैर फेंकने के बाद भी कुछ नहीं कर पा रहा अमेरिका। खैर, हम उम्मीद करते हैं कि एक दिन बांग्लादेश को ये सब चीज़ें ज़रूर समझ आएगी। मतलब वहाँ पर जो चल रहा है राजनीतिक कारण या जो भी है, तो वो एक दिन ज़रूर लाइन पर आएगा। तब भारत बांग्लादेश के संबंध पहले जैसे हो जाएंगे। ये देवराली टैक्सी स्टैंड है, शेयरिंग टैक्सी यहीं पर आकर रुकती हैं, इससे आगे नहीं जाती। तो फिर हम गंगटोक कैसे पहुंचेंगे? तो यहाँ से गंगटोक करीब 2 किलोमीटर है, जिसके लिए 50 रुपये के आसपास में वहाँ के लिए शेयरिंग टैक्सी मिल जाएगी। सिक्किम घूमने के बाद अगर आप वापसी आते हैं तो यहीं से जो है सिलीगुड़ी या एनजेपी के लिए भी शेयरिंग टैक्सी मिल जाएंगी। अब हम पहुंच चुके हैं गंगटोक शहर में। अभी ये आउटर एरिया चल रहा है। यहाँ एंटर करते ही हमें ऊपर हवा में उड़न तस्तरी दिखाई दी। क्या कह रहे हो? वो तो यूएफओ नहीं, रोपवे है। जी हाँ, तारों पर चलने वाला ये केबल कार राइड है, जिसे रोपवे बोलते हैं। मैं इसको देसी भाषा में उड़न खटोला बोलता हूँ। रोपवे 1 किलोमीटर के सफ़र में देवराली, नामनांग और तासिलिंग तक जाता है। ये एशिया के सबसे ऊंचे रोपवे में से एक है। इसमें भी हम बैठे हैं, जो अपकमिंग वीडियो में दिखाएंगे। फिलहाल कार में बैठे ही आगे बढ़ते हैं। गंगटोक सिक्किम राज्य की राजधानी है। ये बहुत बड़ा शहर है, जिसकी आबादी 1 लाख से भी अधिक है। सी लेवल से 1650 मीटर की ऊंचाई पर बसा ये शहर पूर्वी हिमालय में है, जिसमें भूटिया, लेपचा, नेपाली लोग ज़्यादा रहते हैं। गंगटोक का नाम कहाँ से आया और इसका क्या मतलब है, ये स्पष्ट नहीं है। कुछ लोग इसका अर्थ पहाड़ी की चोटी से लगाते हैं। आप यहाँ कभी भी आ रहे हो, अपने साथ गर्म कपड़े ज़रूर लेकर आएँ। खासकर सर्दियों में तो लाने हैं भाई साहब, वरना ठंड लग जाएगी। तापमान को देखें तो गर्मियों में औसत तापमान 22 डिग्री रहता है, जबकि सर्दियों में 4 से 7 डिग्री के बीच। यहाँ बर्फ़बारी होना बहुत मुश्किल है, मतलब स्नोफॉल के यहाँ चांस नहीं रहते। हालांकि इसके कुछ अपवाद भी हैं। कुछ वर्षों में स्नोफॉल थोड़ी बहुत देखने को मिली है, जैसे 1990, 2004, 5 और 2020 में। लेकिन गंगटोक में फिर भी बर्फ़बारी की उम्मीद से ना आए कि यहाँ पर ग्लेशियर देखने को मिलेंगे। ये वो यहाँ पर नहीं मिलेंगे। लाचेन और लुचुंग में है, बाद में दिखाएंगे उनको। गंगटोक में मौसम कभी भी बदल सकता है, कभी धूप होगी तो कभी बारिश। यहाँ की इकोनॉमी टूरिज्म पर डिपेंड है। 1962 भारत चीन युद्ध से पहले सिक्किम और तिब्बत के बीच व्यापार होता था। एक मज़े की बात बता दूं कि सिक्किम भारत का ऐसा एकमात्र राज्य है जो पूरी तरह से टैक्स फ्री है, यानी कि यहाँ के लोगों को बिल्कुल भी टैक्स नहीं देना होता। 12 लाख तक की इनकम पे तो शेष भारत में अभी टैक्स से छूट मिली है, तो हम इतने ज़्यादा खुश हो रहे हैं। तो सोचो सिक्किम वालों का क्या हाल होता होगा, मतलब कितने मज़े में रहते होंगे।
यानी कि यहाँ के लोगों को बिल्कुल भी टैक्स नहीं देना होता। आर्टिकल 371F के तहत इनको छूट दी गई है। और एक बात कि सिक्किम जो है 100% ऑर्गेनिक स्टेट है। इस राज्य की और भी ऐसी काफ़ी सारी बातें हैं जो भारत में सिर्फ यहीं देखने को मिलेंगी। सब कुछ बताएंगे, लेकिन धीरे धीरे करके वीडियो सीरीज में। बहुत लंबी हो जाएगी भाई साहब, एक ही वीडियो में अगर हम सब चीज़ डाल देंगे तो वेब सीरीज भी पीछे छूट जाएगी, इतनी लंबी हो जाएगी ये। गंगटोक में भारत का सबसे छोटा हाई कोर्ट है। गंगटोक में लोकसभा और विधानसभा के लिए एक एक सीट है। यहाँ 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर, पढ़े लिखों की संख्या करीब 82% थी। अब यहाँ भाषाओं को देखें तो करीब 60% लोग नेपाली भाषा बोलते हैं और 14% हिंदी। अन्य लैंग्वेज में 10% जनता भोटिया और 3% भोजपुरी एवं बंगाली लैंग्वेज बोली जाती है। बाकी में लेप्चा, तिब्बतन आदि भाषाएं हैं। गंगटोक में 2011 के हिसाब से 59% हिंदू, 28% बुद्धिज्म, 9% क्रिश्चियन और 3% इस्लाम को मानने वाले लोग रहते हैं। फिल्म देखने का अगर मन कर रहे हो ना तो गंगटोक में सिनेमा घर भी है। मित्रों, गंगटोक में ऑटो या बैटरी रिक्शा नहीं चलते। लोकल में टैक्सी का यूज होता है। लोकल लोग आसपास जाने के लिए शेयरिंग कार का यूज करते हैं, जो 50 से 200 रुपये में अलग अलग स्थानों के लिए मिलती है, आसपास ही घूमने के लिए। तिरंगे के पास जो रोड जा रही है उसको गंगटोक का दिल, फेफड़ा, किडनी वगैरह कहा जाता है। वो है MG रोड। ये बहुत खूबसूरत और साफ सुथरी सड़क है, जिसके दोनों ओर दुकानें बनी हैं। यहाँ खाने से लेकर पहनने तक सब चीज़ें उपलब्ध हैं। इसको अगले एपिसोड में देखेंगे। अभी तो मैं अपने होटल की ओर बढ़ रहा हूँ। आप भी जब आएँ तो कोशिश करें कि MG मार्ग के आसपास ही कमरा लें। 1500 रुपये से शुरू होकर ये आप कितने भी महंगा ले सकते हैं। गंगटोक में होटलों की कोई कमी नहीं है। जहाँ भी देखो वहाँ होटल ही दिखाई देंगे। इनकी बुकिंग ऑनलाइन भी हो जाती है। एक और ज़रूरी बात कि NJP या सिलीगुड़ी जंक्शन से टूर पैकेज लेने से बचें। वहाँ ट्रैवल एजेंट या जो भी टूर कराते हैं उसके लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे कि हमारा पैकेज ले लो, हम आपको ये सुविधा देंगे, परमिट बनवा देंगे, सब जगह घुमाएंगे और पता नहीं क्या क्या लालच देंगे। लेकिन उनके बहकावे में मत आइए। या तो ऑनलाइन पैकेज ले लीजिए या फिर यहाँ गंगटोक में आकर ले सकते हैं। अगर सिलीगुड़ी से लोगे तो वो महंगा पड़ेगा। गंगटोक में उससे कम रुपए में भी बात बन सकती है। मैं पहुंच चुका हूं अपने होटल में। कमरा देख लीजिए कैसा है। डबल बेड है, LED भी लगी है और ट्रिंग ट्रिंग करने के लिए टेलीफोन भी है। बाथरूम कुछ इस तरह का है जिसमें गीजर की सुविधा है। और ये हूँ मैं, बेचारा थका हारा इंसान। मैं खाली था तो मैंने बैग से सामान निकालकर बेड पर फैला दिया और टाइम काटने के लिए फिर थोड़ी देर बाद बैग में भर लिया दोबारा। ऐसा मेरा टाइम पास हो रहा था। खैर ये तो मजाक की बात है। अब अंत में बताते हैं कि यहाँ पहुँचने में आपका कितना रुपया खर्च होगा। तो दिल्ली से सिलीगुड़ी या NJP स्लीपर सीट का टिकट लेते हैं तो 660 रुपये। उसके बाद सिलीगुड़ी से गंगटोक तक शेयरिंग जीप के या कार के 400 रुपये देने होंगे। इस तरह आप 1060 रुपये में दिल्ली से गंगटोक पहुंच गए। अब बताइए इससे सस्ता क्या लोगे यार। बाकी यहाँ पर डिपेंड है कि कब और किस वाहन से आ रहे हैं। वो परिस्थिति के हिसाब से रुपया ऊपर नीचे होगा। तो चलें, ये थी अपनी आज की वीडियो। मिलते हैं सिक्किम सीरीज़ की अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।